A very good morning, students. I am your social studies teacher दीपिका मैम। काफ़ी दिनों के बाद आफ्टर विंटर वेकेशन हम अपनी सोशल स्टडी की क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। विंटर वेकेशन से पहले हम चैप्टर 4 द रिवोल्ट ऑफ 1857 आपके साथ डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी चैप्टर को हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम चैप्टर पर चलते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 4 द रिवोल्ट ऑफ 1857, पेज नंबर 216 पर। एक छोटी सी समरी में आपको मैं रिवाइज करा दूं कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीडिंग किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अराउंड 200 इयर्स तक जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स के गुलाम रहा है, यानी कि जो इंडिया पर राज करते थे, रूल करते थे, वो कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो एशियन टाइम में, एशियन मीन्स पुराने समय में, जो इंडिया है वो बहुत ही ज्यादा रिच था। इंडिया को द गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। जो अदर कंट्रीज थी जैसे कि साउथ ईस्ट से एशिया, अरेबियन, अफ्रीका, तो ये कुछ कंट्रीज थी। यहाँ से लोग आते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, यानी कि व्यापार करने, और धीरे धीरे इस तरह से काफी सारे लोग आने लगे। और जो यूरोपियन थे उन्होंने आकर जो है इंडिया में अपनी जो रूट्स थी उनको अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया, वो पावरफुल होने लगे। और 16 एडी में द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने स्टैब्लिश किया। अपने गोडाउन्स वगैरह भी उन्होंने बनाने जो है इंडिया में स्टार्ट किए, और इस तरह से धीरे धीरे वो पावरफुल होने लगे। वो लोग कौन थे? वो थे ब्रिटिशर्स। और साथ ही उन्होंने क्या किया, जो इंडिया में रूल कर रहे थे किंग्स वगैरह, उनकी पावर को वो कमजोर करते गए और अपनी पावर को वो इंक्रीज करते गए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियंस थे उन पर ब्रिटिशर्स कैसे अपना जो है वो हक दिखाते थे या उन पर दबाव डालते थे। जैसे फार्मर्स थे, वो उनको बोलते थे कि आपको इंडिगो यानी कि नील की ही खेती करनी है, आप उसके अलावा कुछ और नहीं उगाएंगे। साथ ही जो इंडिया में लोग रहते थे, ना तो उनको फैक्ट्रीज, मिल्स, ये सब लगाने का कोई हक नहीं था। ये किसके पास थी ये पावर कि अगर कोई फैक्ट्री बनानी है वो ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं, इंडियन नहीं कर सकते। उनको ट्रेड करना अलाउ नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स जो है वो बनाने लगे। नवाब्स और किंग भी जो है वो अपनी फ्रीडम यानी कि आजादी को धीरे धीरे खो रहे थे। कई तरह के वो रूल्स बनाते थे और उनको इंडियंस को फॉलो करने के लिए मजबूर करते थे। नेक्स्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया था डिस्प्लेस्ड पीपल, किस तरह से लोगों को डिस्प्लेस किया जाता था। जो आर्मी थी उनकी, उसमें इंडियंस तो थे लेकिन उनको जो पोस्ट दी जाती थी वो लोअर पोस्ट होती थी और हायर पोस्ट पर ब्रिटिशर्स होते थे। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा जब हो गया इस तरह से, तो इंडियंस ने सोचा कि अब तो हमें जो है रिवोल्ट करना ही पड़ेगा। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत ज्यादा हम पर अपना जो है हक जमाने लगे हैं। तो इंडियंस ने जो है इकट्ठे हुए, बातचीत वगैरह की और 1857 में उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया। उसके बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहले रिवोल्ट जो है स्टार्ट हुआ था कहाँ पर? ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर्स थे वहां से ये स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पेज पर ऐसे कुछ जो है रूमर्स यानी कि कुछ अफवाहें फैल रही थी कि जो नई नई जो बंदूकें आई है ना, उसके अंदर जो कारतूस है वो जो है बहुत ही ज्यादा फैटी वाला यानी कि चर्बी वाला वो कारतूस है। अब जो आर्मी थी उसमें इंडियंस थे, हिंदू मुस्लिम सभी लोग थे। तो जो हिंदू थे वो कहते थे कि जो उसमें कारतूस है उसमें काओ और पिग जो है उन दोनों की जो फैट होता है वो लगा हुआ है, और उस कारतूस को मुंह से छीलकर तब बंदूक में डाला जाता था। तो इसलिए जो है वो मना करते थे कि नहीं। हिंदू कहते थे गाय हमारी जो है वो हम उनको एक माता के रूप में मानते हैं, और जो मुस्लिम थे वो पिग को पसंद नहीं करते। तो इस तरह से दोनों ही इस जो न्यू रिवॉल्वर आई थी उसके अगेंस्ट थे, और ये सोल्जर्स के थ्रू एक रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था 1857 में। और ये स्टार्ट कहां पर हुआ? मेरठ।
पहली जगह कहाँ थी जहां स्टार्ट हुआ ये? मेरठ में। डन। तो इस तरह से और बहुत सारे नवाब्स, राजा, रानी, किंग्स वो सब थे जिन्होंने इसको अलग अलग एरिया में जो है इनको क्या किया था? लीड किया था। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ पर? झांसी में लीड किया। इसी तरह से बेगम हजरत महल जो है उन्होंने इसको अवध में लीड किया था। तो इस तरह से कुछ नवाब्स, किंग या राजा रानी जिन्होंने इसको लीड किया। और लास्ट हमने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था कि जो रिवोल्ट था उसको किस तरह से सप्रेशन यानी कि दबाया गया। ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी मोस्ट फेमस पॉलिसी अप्लाई जो थी डिवाइड एंड रूल, कि लोगों को जो है डिवाइड कर दो और उन पर राज करो। ये हमेशा से ही वो अपनाते थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो इंडियंस थे उनमें यूनिटी की जो है वो कमी थी। तो इस वजह से जो हमारा ये रिवोल्ट था वो बीच में ही क्या हो गया? ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और ये दब गया। तो आज की क्लास, इस चैप्टर की क्लास नंबर 5 हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो न्यू क्लास है हमारी वो, अब तक मैंने आपको थोड़ा रिवाइज कराया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फैक्ट दैट ब्रिटिश वर एबल टू यूज मैनी डिविजन्स ऑफ द इंडियन यूनिट ऑफ देयर आर्मी इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो है इंडियन आर्मी की जो यूनिट्स थी उनको अलग अलग भागों में, बहुत सारे भागों में बांट दिया था ताकि जो रिवोल्ट है वो दब जाए। द रिवोल्ट हाउएवर मेड एन इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश पावर, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन। जब ये रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट का जो इम्पैक्ट था यानी कि जो इसका प्रभाव पड़ा वो ब्रिटिश की पावर पर पड़ा। उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की थी जिसके थ्रू रूल कर रहे थे, उसकी जगह जो है ब्रिटिश क्राउन को जो है वो पावर दे दी गई। द रिवोल्ट हैज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अ नेशन amongst the Indians, and these nationalistic feelings equally resulted in the freedom struggle। और जो इंडियंस थे वो इस बात को सेंस यानी कि इस बात को महसूस कर रहे थे कि जो इंडिया है उसमें ये रिवोल्ट का जो है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हुआ है, और वो जो है देशभक्ति की भावना उनमें वो फील कर रहे थे, जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल थी सभी जो लोग। मैनी इंडियंस वर impressed or executed. The East India Company was also dissolved. Its territories were taken over by the British government. तो जो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डिसॉल्व हो गई थी, और जो टेरिटरी थी उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टेकन कर लिया गया था। इंडियन प्रिंसेस आर अलाउड टू रूल देयर टेरिटरीज। जो इंडिया के प्रिंसेस थे यानी कि जो राजकुमार थे या राजा थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी टेरिटरी पर रूल कर सकते हैं अंडर द ब्रिटिश अथॉरिटी, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर ही रहकर वो उस पर रूल करेंगे। यानी कि अगर कोई भी फैसला वगैरह लेना है तो लास्ट डिसीजन किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। अ न्यू गवर्नर जनरल कॉल्ड वाइसरॉय वॉज अपॉइंटेड इन इंडिया टू रूल द कंट्री फॉर द इंग्लिश क्वीन। इंडिया में जो है एक नया जनरल गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया गया जो कि इंडिया में रूल करेगा। किसकी जगह पर? इंग्लिश क्वीन की जगह पर रहकर वो रूल करेगा। यानी कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह है, जो भी चीजें हैं सारी वो उसको देखेगा। एंड इंडियन काउंसिल एंड अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर गेट अप इन ब्रिटेन to supervision Indian affairs, but these didn't change the condition of Indians। जो इंडिया में है कुछ काउंसिल्स वगैरह आए, सेक्रेटरी वगैरह ये सब आते थे ब्रिटेन से सुपरवाइज करने के लिए और देखते थे जो भी चीजें होती थी, लेकिन फिर भी कोई चेंज इंडिया में नहीं हुआ। जो कंडीशन जैसी थी वो वैसी ही होती थी। द ब्रिटिश ट्रेड्स वर रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो ब्रिटिश ट्रेड था वो रिप्लेस हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू। दे
continued to harass and suppress the Indian people। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे ब्रिटिशर्स के, वो कंटिन्यू लगातार जो है इंडियंस को हैरेस करते और उनको दबाते थे, जो भी इंडियन पीपल से उन सभी को। तो ये था हमारा चैप्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब आपको क्या करना है, जो हमारा ये बॉक्स है वर्ड मीनिंग का बॉक्स, इनको आप एक बार रीडिंग कीजिएगा। इसमें कुछ वर्ड्स जैसे कि मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है कि कोई भी चीज है, किसी की सप्लाई वगैरह है या कोई प्रोडक्ट है, उस पर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार होना, वो कहलाता है मोनोपोली। ट्रीटी, ट्रीटी क्या होता है कि किन्हीं भी दो लोगों के बीच में या दो कंट्री के बीच में जो है फॉर्मली एक एग्रीमेंट साइन करना, उसको कहते हैं ट्रीटी। और रिवोल्ट, रिवोल्ट क्या है कि किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करना, क्या कहलाता है, रिवोल्ट। तो ये तीन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसको जो है आप रीडिंग करेंगे पूरे पैराग्राफ को। ये आपका आज का होमवर्क। कल हम इसका बुकवर्क करेंगे। आप एक बार खुद से बुकवर्क को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा पेंसिल से, फिर मैं आपको कल इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।